हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं इंडेस 105 यानी कि नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल के बारे में जानेंगे। डिस्पोजेबल ग्रुप्स यानी कि ग्रुप ऑफ असेट्स फॉर सेल, कई असेट्स का एक ग्रुप है, कोई छोटी मोटी सब्सिडरी है, वो भी इसी के अंडर आ जाती है आपका। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, कोई ऑपरेशन आपने बंद कर दिया, कोई जॉइंट वेंचर है इस टाइप के भी, इसके जॉइंट एसोसिएशंस वगैरह भी इसमें आ जाती है। इन तीनों के बारे में क्या पढ़ेंगे, इनका क्लासिफिकेशन, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, इनकी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कहाँ करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इनकी मेजरमेंट, इनकी वैल्यू कैसे मेजर होगी और इनके क्या क्या डिस्क्लोजर हमें देने हैं। तो हम देखते सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए कंडीशंस क्या है। सबसे पहली कंडीशन, असेट्स इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, यानी कि एसेट्स जो है इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल है, यानी कि नॉट इन डिस्टेंट फ्यूचर। नॉर्मली जनरली हम इसमें क्या देखेंगे, 12 महीने का टाइम, 12 महीने के अंदर अंदर सेल हो रही है कि नहीं, प्रेजेंट कंडीशन में जिट सेल हो रही है, कोई और काम नहीं करना, यानी कि नो वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन द एसेट्स। उसके बाद क्या है, कैन, हाँ परफॉर्म कब किया जा सकता है, अगर वो एग्रीमेंट साइन होने के बाद है और एग्रीमेंट में कि हाँ भाई साहब ये काम करा के दीजिए तो हमारी। और दूसरी कंडीशन में क्या है, सच सेल इज हाईली प्रोबेबल, यानी कि असेट्स इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, सच सेल इज हाईली प्रोबेबल। दो कंडीशन है क्लासिफिकेशन करने के लिए अंडर इंड AS 105 असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, जिसके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रोबेबल कब मानेंगे हम, सेल की प्रोबेबल है वो मानेंगे मैनेजमेंट कमिटेड है टुवर्ड्स द सेल। मैनेजमेंट जो है सेल करेगी, यानी कि कोई भी अब अप्रूवल पेंडिंग नहीं है, सारे अप्रूवल आ गए। अप्रूवल कैसे, किसी शेयर होल्डर से लेना, मीटिंग में गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल चाहिए या कोई भी अप्रूवल चाहिए, सब अप्रूवल आपके तैयार है, अब कोई भी अप्रूवल की आपको रिक्वायरमेंट नीड नहीं है। उसके बाद आप जो है प्लान टू लोकेट बायर आपने इनिशिएट कर दिया, यानी कि आप जो है खरीदार ढूंढने के लिए शुरू हो चुके हैं। आपका जो आस्क प्राइस है, यानी कि आप जो प्राइस मांग रहे हो सेट्स के बदले, वो आपका क्या है, रिजनेबल है कंपेयरिंग फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू के आसपास है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, जिससे लगे कि आप बेचना नहीं चाहते। कि कोई एसेट्स मान लीजिए 1000 की है फेयर वैल्यू उसकी, और आप उससे मांग कितना रहे हैं, 10,000 मांग रहे हैं, 1 लाख मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं, तो ये आपके जो है आस्क प्राइस जो है वो आपको फेयर वैल्यू के आसपास होना चाहिए। उसके बाद वही है कि 12 मंथ के अंदर अंदर आपकी जो है सेल एक्सपेक्टेड होनी चाहिए कि हम कर देंगे। और रिमोट चांसेस फॉर चेंज इन प्लान, आपका ये प्लान कि सेल करेंगे हम, ये प्लान के चेंज होने के जो चांसेस है वो बहुत कम है, बहुत रिमोट है, तो आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं एज हेल्ड फॉर सेल एसेट्स। इसमें है कि दो चीज़ें हैं कि अगर आपके नॉन करंट एसेट्स जो अबॉन्डेंट हो या पुट ऑन होल्ड हो। पुट ऑन होल्ड यानी कि आउट फॉर यूज या फॉर टेम्परेरी पर्पज और पीरियड, यानी कि टेम्परेरी टाइम के लिए, मान लीजिए कोविड आया था तो उसके लिए 1-2 साल के लिए बंद थी, या फिर स्ट्राइक हो गई 1-2 महीने के लिए बंद है। अगर ऐसा है तो उसके में आप इंडिया 16 लगाएंगे, 105 नहीं लगाएंगे। और अबॉन्डेंट का मतलब क्या होता है, आपकी यूज़ में भी नहीं है लेकिन आप उसको सेल भी नहीं कर रहे, बाद में सोचेंगे, 12 नॉट डिस्टेंट फ्यूचर में देखेंगे, 12 महीने के बाद देखेंगे कि क्या कुछ करना है लगभग, तो आप क्या करेंगे, डू नॉट अप्लाई इंडिया 105। हाँ, लेकिन अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन टू मेंबर कर दिया, आपका कोई नॉन करंट एसेट्स है, आपको लैंड का टुकड़ा था, आपने क्या किया कि जो हमारे मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स, आप उनमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप 105 आप लगा देंगे। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी तो मेंबर्स हो गए, सॉरी माफ कीजिएगा, मतलब शेयर होल्डर्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, मेंबर्स से कोऑपरेटिव सोसाइटी माइंड में आ गया। मेंबर शेयर होल्डर्स हैं आपके, तो उसमें जो है अप्लाई कर देंगे आप इंडिया 105। उसके बाद आपकी बात आती है चेंज इन प्लान। आप अगर अपना प्लान चेंज करते हैं तो क्या होंगे, आपकी कोई कंडीशन फेल हो रही होगी। दूसरा आप देखेंगे डेट ऑफ चेंज इन प्लान क्या होगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे। रिवाइज कैरिंग अमाउंट आपका क्या रहेगा, सबसे पहले तो आप एक कैरिंग अमाउंट निकालेंगे ऐसे, अगर इंड एस 0.5 इंड एस 105 अप्लाई ही नहीं हो रहा होता तो आप कैरिंग अमाउंट आज क्या होती। और दूसरा आप निकालेंगे कि इंड एस 36 के अकॉर्डिंग रिकवरेबल अमाउंट क्या है। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपकी अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट होगी, और इसका जो भी डिफरेंस होगा, कि जब आपकी बुक्स में आ रहा होगा जो रिवाइज्ड है, उन दोनों का डिफरेंस होगा, उसको आप क्या करेंगे, P&L में करेंगे। और अब से आप क्या कर देंगे, अपना इंडिया 16 और अपना 36 यानी कि डिप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की, कि जब आप 105 में क्लासीफाई करेंगे तो आप मेजर करके इस पे करेंगे, उसकी वैल्यूएशन क्या करेंगे उस एसेट्स की। आप कैरिंग अमाउंट निकाल लेंगे सबसे पहले तो, जिस जिस दिन भी आप उस एसेट्स को हेड फॉर सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस दिन का आप कैरिंग अमाउंट निकाल लेंगे। उसको उस कैसे, उसके ऊपर आप डिप्रिसिएशन लगा दीजिए, कोई रिवैल्यूएशन करना है रिवैल्यूएशन कर लीजिए, कोई इम्पेयरमेंट लॉस करना है वो कर दीजिए, आप तीनों कर लीजिए। और जब आप कब करेंगे, डेट ऑफ क्लासिफिकेशन को आप ये सब करेंगे, तो आपके जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, कैरिंग अमाउंट, और उसी अमाउंट पर आपको 105 के अकॉर्डिंग भी उसको वैल्यूएट करना है। और उसके बाद जब आप इसको वैल्यू करना शुरू कर देंगे, उसके बाद आप कभी भी इसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, इम्पेयरमेंट लॉस के लिए चेक नहीं करेंगे 36 जो इंडेक्स 36 का है, और ऐसे ही
मेजरमेंट आप करते रहेंगे इसके आगे, सेम वैल्यू पर ही मेजर रहेगी, इसमें कोई चेंजेस एज इट नहीं आएगा। अब बात करेंगे कि रिवाइज अमाउंट क्या है। इसका आप कैरिंग अमाउंट को रिवाइज कैसे करेंगे, आपके जो कैरिंग अमाउंट है और फेयर वैल्यू है CTS अगर कोई है 113 के अकॉर्डिंग आपकी कोई फेयर वैल्यू है, उसमें से आपने कॉस्ट टू सेल आपने हटा दिया और कैरिंग अमाउंट जो है ज़्यादा है फेयर वैल्यू, यानी कि आपको क्या होगा, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। और इम्पेयरमेंट लॉस कौन सा होगा, इंडेक्स 105 वाला होगा, 36 का इम्पेयरमेंट लॉस ये नहीं होगा। और इसका सबसे पहले वैरी गुडविल में करेंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स में करेंगे, डेप्रिसिएशन आप होल्ड कर देंगे। लेकिन अगर ये वापस से जो है वैल्यू बढ़ जाती है फेयर वैल्यू लेस CTS, तो आप क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्सल कर देंगे, लेकिन गुडविल के ऊपर रिवर्स नहीं करेंगे। और जो भी आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ पर बन रहा होगा, अगर कोई है तो आप उसको रिटेन्ड अर्निंग में भी नहीं डालेंगे। कब तक नहीं डालेंगे, सेल तक, यानी कि सेल के बाद आपका जो भी रिवैल्यूएशन जो बचा हुआ था उसको आप रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद बात है प्रेजेंटेशन, आप इसको प्रेजेंट कहाँ करेंगे, करंट असेट्स को अदर करंट असेट्स में और लाइबिलिटीज़ को अदर करंट लाइबिलिटीज़ में। जैसे मान लीजिए आपकी करंट असेट्स है, उसके अंदर अदर करंट असेट्स के आपके हेड होते हैं, उसके अंदर क्या आ जाएगा आपका PPE हेल्ड फॉर सेल है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हेल्ड फॉर सेल है, वो आपके आगे। मान लीजिए पूरा डिस्पोजेबल ग्रुप है तो आप उसको ऐसे दिखाएंगे, डिस्पोजेबल ग्रुप, उसके अंदर फिर PPE DTA इन्वेंट्री डेटर्स ऐसे। ऐसे लाइबिलिटी में अगर ग्रुप की आ जाएंगे ना, कोई भी करंट लाइबिलिटी है, कुछ भी क्रेडिटर्स वगैरह, वो वहाँ पर आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की। ये कोई क्या होता है, ये कंपोनेंट ऑफ एंटिटी रहेगा जो भी आपको डिस्पोज ऑफ करना है या विल बी डिस्पोज ऑफ, या तो आप कर चुके हैं फिर करना है ऐसा कुछ। रिप्रेजेंट्स मेजर लाइन ऑफ द बिजनेस और जियोग्राफिकल सेगमेंट की। मान लीजिए आपको एक कर लेके आप हम नॉर्थ में नहीं करेंगे, या फिर कोई मेजर लाइन ऑफ बिजनेस आपने कोई प्रोडक्शन या ऐसे कोई डिस्पोज ऑफ करना है, दैट इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान। एक ही प्लान बनाया हमने कि अब से जो प्रोडक्शन हम आउटसोर्स करेंगे, जो इन हाउस प्रोडक्शन से वो बंद करेंगे, तो आपकी जो पूरी लाइन उस सेगमेंट की प्रोडक्शन हाउस था पूरा, उसको आपने कम्प्लीटली बंद करना है। तो आपकी मशीनरी है, आपके कोई फैक्ट्री है, आपका कुछ भी है, तो उसका एक प्लान बनाया कि हाँ कम्प्लीटली एक साथ से डाउन करेंगे सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान में। अकाउंटिंग वगैरह उनकी वैसे चलेगी। डिस्क्लोजर्स क्या होंगे आपके, डिस्क्लोजर्स क्या है आपके, रेवेन्यू बताएंगे, आप एक्सपेंसेस बताएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, बीच में कॉमा के रेवेन्यू बताएंगे, आप एक्सपेंसेस बताएंगे, आपके एसेट्स बताएंगे, लायबिलिटी बताएंगे, वेदर सोल्ड और नोट, कैश फ्लो बताएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताएंगे, टैक्स एक्सपेंसेस बताएंगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताएंगे, सिंगल लाइन आइटम इन स्टेटमेंट ऑफ P&L में। EPS बताएंगे, बेसिक डाइल्यूटेड भी। और प्रेजेंटेशन सेम एज डिस्पोजेबल ग्रुप, आपका प्रेजेंटेशन सेम रहेगी जैसे डिस्पोजेबल ग्रुप्स में करते हैं। या डिस्क्लोजर्स आपके किसके थे, डिस्काउंटेड ऑपरेशंस के लास्ट वाले जो थे। ठीक है, ये आपको सारा हो गया आपका इंड AS 105। ओके, थैंक यू, बाय।